नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि शाम के कारोबार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे, आपके सवाल भी लेंगे। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के और साथ ही बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं, चूँकि गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग को लेकर के भी लगातार चर्चा हो रही है और साथ ही त्योहारों के दौरान गोल्ड की डिमांड कैसी रह सकती है, इसको लेकर के भी अब बातचीत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इन्हीं दो खास मुद्दों पर हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने बात की है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कोलिन शाह से। आइए आपको सुनाते हैं। सर, हॉलमार्किंग का मुद्दा और जो UID उसको आइडेंटिफिकेशन दी गई है, उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में, जिसको लेकर एक दिन का जो है स्ट्राइक भी रखा गया था। तो वो कंफ्यूजन क्या अभी दूर हो पाई है? देखो, ये कन्फ्यूजन हॉल मार्किंग तो ये देश में मैंडेटरी है और अगर हॉल मार्किंग है तो HUID भी है। जो थोड़ी समस्या है आज की तारीख में वो प्रोसेस पे है और SOP के कैसे ये किया जाएगा, रिटेलर रेंट पे, मैन्युफैक्चरर रेंट पे। तो ये सारी चीज़ों की हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है उनकी लगभग 6 मीटिंग हुई है और ये पूरा एक SOP भी बन गया है जो मिनिस्ट्री जल्द से जल्द ही अगले 15-20 दिन में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अगर बात करें गोल्ड इंपोर्ट की, तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं आने वाले समय में गोल्ड इंपोर्ट कैसा है? क्योंकि थोड़े दिनों में फेस्टिव सीज़न भी शुरू होने को है, तो किस तरह से आप डिमांड देख पा रहे हैं? हम जो देख पा रहे हैं वैसा ही है कि डिमांड तो बहुत अच्छी है, फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है। ये साल लगभग 600 टन का इंपोर्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से डिमांड है वो हिसाब से। तो डिमांड बढ़ने की उम्मीद है त्योहारों के दौरान, क्योंकि इस बार कोरोना के बाद जिस तरह से इकोनॉमी ओपन अप हुई है, अनलॉक हुआ है, उसके बाद माना जा रहा है कि इस बार डिमांड बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। अनुज जी, मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर होगा, क्योंकि गोल्ड का मार्केट आज शुरुआती कारोबार से ही बहुत ही एक रेंज में घूम रहा है। 100 रुपये के आसपास की गिरावट आज सुबह से ही दिख रही है। क्या शाम के कारोबार में कुछ चाल बदलेगी या इसी रेंज में मार्केट रहेगा? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हम गोल्ड की बात करें, देखिए, बाकी गोल्ड की अगर बात करें तो आज US मार्केट में हॉलीडे है, तो हम एक देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो रेंज में ट्रेड कर रहा है। मगर जिस तरीके से हम डोमेस्टिकली अगर देखें तो इंपोर्ट बढ़ा है और जो डिमांड है ज्वेलरी की वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट रहेगा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट बंद है, मगर डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि जो अपसाइड मोमेंटम है वो यहाँ देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि अगर हम पिछले हफ्ते को देखें तो पिछले हफ्ते हमने लोअर लेवल से जरूर रिकवरी आते हुए देखी है, तो ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 47,300 के आसपास। 47,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 47,700 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1850 तक के लेवल इस हफ्ते में देखे जा सकते हैं। तो आज मार्केट तो बंद है इंटरनेशनल मार्केट, मगर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अपसाइड मोमेंटम रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए तो कोई ट्रिगर नहीं है क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट बंद है, लेकिन अनुज जी कह रहे हैं कि आगे के लिए आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। बीरेन जी, आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि गोल्ड अब रफ्तार पकड़ने के मूड में है और जो लोग गोल्ड में थोड़ा सा भी पोजिशनल बाइंग लेना चाहते हैं उनके लिए ये लेवल बहुत अच्छा लेवल है बाइंग का? बीरेन जी, गोल्ड के बारे में ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है। धीरे धीरे मार्केट कॉमेक्स में 1800 पे स्टेबल हो रहा है। फिलहाल इसका जो दायरा है वो 18 to 1840 का दिख रहा है, क्योंकि जो लास्ट जॉब डेटा काफ़ी कमज़ोर आया था, तो टेपरिंग थोड़ी डिले हो जाएगी ऐसा एक्सपेक्टेशन है। आज के दिन में तो लिमिटेड गुंजाइश रहेगी कॉमेक्स बंद होने के कारण, बट फिर भी बाइंग और डिप्स 47,200-250 के आसपास किया जा सकता है। 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से 47,500-550। ठीक है सर, ये राय आपकी हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चांदी की। अनुज जी, सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आज हमने चांदी पर एक बड़ा पोल भी किया है, उसमें ज़्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी में अब तेज़ी रहेगी
और दिवाली तक के लिए 70,000 से ऊपर का टारगेट आ रहा है। क्या आपको भी लगता है कि चांदी के दाम अभी और बढ़ेंगे और खरीदना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, चांदी में हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। हम अगर देखें तो पिछले हफ्ते $23 के ऊपर मार्केट चला है और हम देखें तो $24 के ऊपर मार्केट चलता हुआ दिख रहा है और एमसीएक्स में भी 65,000 के ऊपर के रेट आते हुए दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जो आगे फेस्टिवल सीजन है वहाँ पर चांदी की जो डिमांड है वो कंटिन्यू यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो चांदी मुझे लगता है कि अच्छा आउट परफॉर्म करेगा और एक्सपेक्टेड है कि 70,000 से लेकर 72,000 तक के लेवल आपको चांदी में दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोअर लेवल यहाँ पर आ चुके हैं, तो खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि सजेस्टेड है लेवल्स, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो चांदी में आपको लगता है कि बाई करके चल सकते हैं। वीरेन जी, आपका दिवाली तक के लिए क्या व्यू है सर सिल्वर के ऊपर? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 70,000 का भाव तो दिख ही जाएगा। आप भी सहमत हैं या आपका टारगेट कुछ ऊपर नीचे है दिवाली तक के लिए चांदी पर? सिल्वर में पिछला 18 मंथ का जो रवैया है वो बार बार 62,000, बार बार 70,000, कम से कम 4 बार हम ये दोनों प्राइस देख चुके हैं। तो 70,000 कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। दोनों प्राइस शायद हम देखते रहेंगे। फिलहाल 62, 63 को बॉटम मान के चलेंगे। अपसाइड में 69, 70 तक भी देख पाएंगे। रुपये कितना मजबूत आगे हो जाता है वो एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि 76 से 73 तक का जो रुपये का एप्रिसिएशन है उसने कुछ चांदी की तेजी पे थोड़ी रोक लगाई है। ठीक है, तो ये राय हो गई चांदी पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है आनंद का। पूछिए आनंद जी। सर सोयाबीन तो पूछना था, नया सोयाबीन स्टार्ट करना है, किस भाव पे लेना चाहिए? नया सोयाबीन स्टॉक करना है, किस भाव पर लेना चाहिए? और अक्टूबर, अगर जो आप नए सोयाबीन की बात कर रहे हैं, बेसिकली उसका रिफ्लेक्शन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पर दिखता है। 6300 के करीब है, 6,300 के आसपास है सोयाबीन का भाव, क्योंकि अक्टूबर से ही नई अराइवल शुरू होगी। आज हालांकि मार्केट में 3% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी है। बताइए बीरेन जी, किस भाव पर खरीदना चाहिए सोयाबीन नए सीजन के लिए? नए सीजन में लो मॉइस्चर 822 कंडीशन का जो सोयाबीन आता है फिजिकल में, वो करीबन 5500-5800 के बीच मंडी बेसिस पे यानी फार्म गेट प्राइसेस के हिसाब से एंट्री के लिए बेहतर रहेगा। अभी तो जो शुरुआती माल मॉइस्चर वाला गीला आएगा, तो सूखा माल के लिए वेट करें। ठीक है, अनुराग हैं मध्य प्रदेश से। पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। सर मैंने सर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का सर 6400 में सर ले लिया है सर। अब मुझे सर लॉस लग रहा है सर, ये भाव मुझे मिल जाएगा सर जिससे मैं डाउन दून की पोजीशन में निकल जाऊं सर, लॉस बुक ना करना पड़े? बताइए बीरेन जी, क्या सुझाव आपका? 6400 पे 6,400 पे सोयाबीन का अक्टूबर का वायदा इन्होंने लिया है, अभी मार्केट 6300 के नीचे आ गया है, क्या करना चाहिए इनको? अक्टूबर में थोड़ा दो बाजू की मीन्स ग्लास आधा भरा ग्लास आधा खाली टाइप की सिचुएशन है। अगर सितंबर में रेन आते हैं जिसे आईएमडी ने कहा है, तो नई सीजन डिले होगी तो वापस इसमें थोड़ा अपसाइड बाउंस आ सकता है। इसमें फिलहाल रुकना चाहिए 2-3 दिन के लिए और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 600 यानी 6,000 तक का रख लेना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। ओके जी, बिल्कुल संक्षेप में अनुज जी, क्रूड पर क्या व्यू सर आपका? क्रूड का मार्केट बहुत ही रेंज में है, आज के लिए क्या व्यू होगा? मृत्युंजय जी, देखिए लास्ट वीक जो ओपेक प्लस मेंबर की मीटिंग हुई थी उससे हमने प्रेशर आते हुए देखा है, जहां हमने देखा कि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग रही है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर थोड़ा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने की बात देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है, तो हमारी सेल की कॉल रहेगी। हमें लगता है कि 5,050 के आसपास बिकवाली करें, 5120 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 4,950 तक देखने को मिल सकता है और WTI हमें लगता है कि $65 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। फंडामेंटली जो सपोर्टिव फैक्टर है वो प्रोडक्शन बढ़ाने का है, मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है।
जी बिजनेस और एनसीडीएक्स की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। 20 साल पहले देश में कमोडिटी वायदा कारोबार की शुरुआत के बाद एक्सचेंजों पर अब कमोडिटी इंडेक्स में कामकाज शुरू हो चुका है। हाल ही में एनसीडीएक्स में 2 सेक्टोरल इंडेक्स ग्वारेक्स और सोयाडेक्स की नींव रखी है। क्या है सेक्टोरल इंडेक्स और कैसे होता है इसमें कारोबार, साथ ही क्या है इसके फायदे, इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कीमतों में उतार चढ़ाव बाजार का दस्तूर है। बेशक कारोबार में लोग तेजी को ही सलाम करते हैं, लेकिन वायदा बाजार गिरावट के माहौल में भी मुनाफा कमाने का मौका देता है और इसी खासियत के कारण रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर इसकी अहमियत बढ़ जाती है। कमोडिटी बाजार में जोखिम को कम करने और डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रभावी टूल मुहैया कराने के लिए देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने इंडेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत की। सबसे पहले कंपोजिट इंडेक्स यानी एग्रीडीएक्स को और फिर सेक्टोरल इंडेक्स के तौर पर ग्वारेक्स और सोएडेक्स की शुरुआत हुई है। कमोडिटी इंडेक्स उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो कमोडिटी में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन पूरी जानकारी ना होने या डिलीवरी के झंझट से बाजार में नहीं उतर पा रहे हैं। दरअसल इंडेक्स में एक से ज्यादा कमोडिटीज शामिल होती हैं। इस लिहाज से कीमतों पर किसी एक कमोडिटी के फंडामेंटल को हावी होने की आशंका कम हो जाती है। सेक्टोरल इंडेक्स भी कंपोजिट इंडेक्स की तरह ही होता है। फर्क महज इतना होता है कि यह पूरे कमोडिटी बाजार की बजाय किसी सेक्टर के प्रदर्शन को दर्शाता है। सेक्टोरल इंडेक्स विशेष रूप से किसी सेक्टर के डायरेक्शन का इंडिकेटर होता है, जहां कम रिस्क के साथ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। एनसीडीएक्स पर ग्वारेक्स और सोएडेक्स 2 सेक्टोरल कमोडिटी इंडेक्स हैं। ग्वारेक्स ग्वार कॉम्प्लेक्सेस का प्रतिनिधित्व करता है और लॉन्च के बाद से करीब 20% का रिटर्न दे चुका है। वहीं सोएडेक्स सोयाबीन और सोया तेल का इंडेक्स है। सेक्टोरल इंडेक्स की सबसे खास बात है कि इसमें कैश सेटलमेंट की सुविधा, यानी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट की तरह सेक्टोरल कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी की कोई चिंता नहीं होती। साथ ही एनसीडीएक्स कम मार्जिन के साथ ट्रेड का प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां आर्बिट्राज ट्रेडिंग के भी पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। कारोबार में मुनाफा कमाना ही सबका लक्ष्य होता है, लेकिन बाजार मूल्य आधारित जोखिमों का दूसरा नाम है। ऐसे में रिस्क को मैनेज करना जरूरी हो जाता है। एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर वायदा और ऑप्शंस के बाद रिस्क मैनेजिंग टूल्स की फहरिस्त में अब कमोडिटी इंडेक्स की पेशकश आने वाले वक्त में भारतीय कमोडिटी बाजार को एक नया आयाम दे सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नितिन शाही, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फिनडॉक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। और हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, एग्री में इंडेक्स की बात कर रहे हैं। आप जरा बताएं, क्योंकि आज का हमारा मेन फोकस है सेक्टोरल इंडेक्स पर, और 2 महत्वपूर्ण इंडेक्स एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुए हैं, ग्वारेक्स और सोयाडेक्स। तो पहले मैं ग्वारेक्स की बात करना चाहूंगा। ग्वार एक कैश क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है। आप जरा बताएं कि ग्वारेक्स में ग्वार के इंडेक्स में कितनी ज्यादा संभावनाएं आप देख रहे हैं पार्टिसिपेशन की, ग्रोथ की? इसके अंदर मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जब हम एक रिटेल पार्टिसिपेंट्स को जिस तरह हम किसी भी तरह निफ्टी या बैंक निफ्टी के सेंस अपने इंडेक्स ऑप्शंस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह ये सेक्टोरल इंडाइसेस को भी देख करके मुझे लगता है कि जितना रिटेल पार्टिसिपेशन हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा और बहुत ही मतलब अच्छा एक योगदान दे सकते हैं वॉल्यूम्स के अंदर और कमोडिटी एग्री कमोडिटी स्पेसिफिकली को बढ़ाने में और एक उसमें अपना अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छे टूल साबित होंगे। ठीक है। ग्वार है वो... एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि चूंकि एक तो ग्वार का इंडेक्स लॉन्च हुआ है, दूसरा हुआ है सोया इंडेक्स, सोयाडेक्स। तो आप जरा बताएं, चूंकि सोयाबीन की जो फसल है वो तो एक तो एसेंशियल कमोडिटी में भी सोया तेल आता है और बहुत बड़ा मार्केट है हमारा, और इस बार दाम भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो सोया इंडेक्स की क्या बारीकियां हैं, कितना पोटेंशियल है इस इंडेक्स में,
और अगर कोई फ्यूचर की जगह इंडेक्स में ट्रेड करना चाहे तो क्या उनका रिस्क यहाँ पर कम होगा, क्या यहाँ पर जो मार्जिन है उनको कम देना पड़ेगा, ये जरा आप डिटेल में समझाएं सर। तो ऐसा है जैसे सोयाडेक्स और ग्वारेक्स दोनों ही अपने दो कमोडिटीज को पे जो वायदा कारोबार हैं उनका एक सम बना करके एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया। तो इससे क्या है कि इसकी जो बारीकियां हैं सूचकांक को देख करके, इंडेक्स को देख करके आदमी इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कारोबार तेजी की तरफ है कि मंदी की तरफ है। तो सबसे पहले तो इसको देख करके इट इज वेरी इजी कि हम किसी तरह का अनुमान लगा सकें। दूसरा, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बना दी गई है कि दोनों फसल और उसका जो अपना तेल है, दोनों का एक मिश्रण बना करके हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, या उसको तो एक कंपोजिशन आ जाती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फसल के ऊपर डिपेंडेंसी है, जरूरी नहीं है कि स्टॉक ऑफ तेल पे डिपेंडेंसी है। तो दोनों को जब हम एक कंपोजिट इंडेक्स बना लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी कि हम उस पर ट्रेड कर सकें। फिर आ जाती है बात इसका जो क्योंकि इसके अंदर दो कंपोजिट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं और उनमें आपस में एक डिपेंडेंसी है दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर, सोयाबीन और सोया तेल में, वैसे ही ग्वार में और ग्वार सीड और ग्वार गम में। तो इस कारण इसके अंदर एक आपस में जो एक हेज है, जो कोरिलेशन है, वो बड़ा पॉजिटिव रहता है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहता है। आप इन्हीं कारणों से, इस हेज के कारण, इस कोरिलेशन के कारण इसके ऊपर जो मार्जिन्स हैं वो इनकी कमोडिटी से कम है। तो कोई भी क्लाइंट जो इसके ऊपर आकर के ट्रेड करेगा, एक तो उसको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है और दूसरा इसके अंदर एक और फायदा है कि करंट मंथ लिमिट्स नहीं है, जो कि एक ट्रेडर को बहुत ज्यादा परेशान करते थी करंट मंथ लिमिट्स। ठीक बात है। ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि इंडेक्स जो अभी दो हैं एग्री के, मतलब अलग अलग सेक्टर के, वैसे तो एग्रीडेक्स भी है लेकिन ग्वार का इंडेक्स और सोयाबीन का इंडेक्स, ये क्यों फायदेमंद है, इंडेक्स में क्यों उतरना चाहिए और इंडेक्स के क्या फायदे हैं। बेसिकली जोखिम कम है और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक मार्केट है, अलग अलग कमोडिटी का अलग अलग वेटेज है। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इंडेक्स को समझाने के लिए।